हेलो दोस्तों, अपमाइंड परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो इस करंट अफेयर में आज हम लोग पढ़े हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर में, तो इसके अंदर हम लोग स्टैटिक जीके प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जैसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगिता जो एग्जाम के अंदर, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि किस प्रसिद्ध गायक या गायिका को 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो ये किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जो हमारी गायिका है। जैसे हम लोग बात करते हैं लता मंगेशकर की, तो उनकी जो छोटी बहन है तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आशा भोसले। देखिए आप लोग, तो ये किनको प्रदान किया जाएगा? आशा भोसले जी को। और ये जो अवार्ड है ये कौन से नंबर का अवार्ड है? तो ये दिया जाएगा दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। देखिए आप लोग, तो ये इसका मतलब दूसरा संस्करण है, यानी ये जो अवार्ड है ये है दूसरे नंबर का। जैसे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर किसको दिया गया? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है ये किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो फर्स्ट किसको मिला है? तो फर्स्ट मिला है नरेंद्र मोदी जी को। सेकंड जो है वो किनको मिला है? तो ये मिला है आशा भोसले जी को। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा ए ऑप्शन। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आशा भोसले जी की, तो ये जो आशा भोसले है ये किनकी छोटी बहन है? तो ये छोटी बहन है जो हमारी गायिका है लता मंगेशकर। तो उन लता मंगेशकर की जो छोटी बहन है वो कौन है? तो उनका नाम है आशा भोसले। तो ये जो आशा भोसले है इनको दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था सन 2000 के अंदर। सेकंड देखिए आप लोग, इनको पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण अवार्ड है, तो ये पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया इनको? तो इनको दिया गया था सन 2008 के अंदर। और तीसरा पुरस्कार कौन सा मिल चुका है इनको? तो इनको जो थर्ड पुरस्कार है वो मिला हुआ है महाराष्ट्र भूषण रत्न पुरस्कार। तो ये कब मिला इनको? तो सन 2021 के अंदर आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कब किया गया? सन 2021 के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किनको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था आशा पारेख जी को। तो ये भी क्या है, एक
ये भी एक संगीतकार है। तो इनको 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। जैसे हम लोग देखें ग्रैमी पुरस्कार, तो ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये किनको मिला है हाल के अंदर, तो 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है, तो ये जीता है रिक्की केज ने। और इनको कितनी बार मिल चुका है ये, तो इनको मिल चुका है 3 बार। जैसे देखिए आप लोग, तो ये ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो 2023 में किसको मिला है, तो ये मिला है रिक्की केज को। ठीक है, अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लता मंगेशकर जी की, तो ये भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया, तो इनको भारत रत्न से सन 2001 में सम्मानित किया गया। जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार तो किनको मिला है, तो 2021 में मिला है आशा भोसले जी को। जैसे मैं बात करता हूं इसी के अंदर कि प्रथम संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, तो उनका नाम क्या है, मतलब प्रथम संगीतकार जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एस सुब्बा लक्ष्मी। एस सुब्बा लक्ष्मी। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आज का कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। और इस वर्ष को मनाने की जो शुरुआत है, तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत वो कब से हुई थी, तो ये हुई थी सन 2006 ईस्वी में। ठीक है ना, यानी सन 2006 से राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार कौन सा मनाया गया, तो इस बार मनाया गया 16वां राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया जो हमारे उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति कौन है हमारे, तो उपराष्ट्रपति हम लोग बात करते हैं, तो इनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। वो है जगदीप धनखड़ जी। और ये कहां से आते हैं, तो ये आते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले से। तो ये आते हैं झुंझुनू से, और झुंझुनू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो इन्होंने हाल ही के अंदर जो है सिविल सेवा जो डे है, तो इसका शुभारंभ किया है 16वें नंबर का। तो राइट आंसर ये हो जाएगा 21 अप्रैल। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया, तो 19 अप्रैल को मनाया गया लीवर दिवस।
जैसे हम लोग बात करते हैं 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। जैसे देखिए आप लोग, और जैसे 1 अप्रैल की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई स्थापना दिवस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं उत्कल दिवस। यानी 1 तारीख को कौन कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए आप लोग, देखिए 7 अप्रैल की हम लोग बात करते हैं। तो 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल को देखिए, तो ये मनाते हैं 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। जैसे हम लोग बात करते हैं सिविल सर्वेंट की, देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रीय सिविल दिवस है, ये हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो 21 अप्रैल है, इस 21 अप्रैल को जो हमारे भारत के लौह पुरुष है, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने सिविल सर्वेंट को क्या कहा था? तो उन्होंने जो सिविल सर्वेंट है, इस सिविल सर्वेंट को इस्पाती ढांचा, यानी इस्पाती ढांचा कहा था। यानी जो भारत की जो कार्यपालिका होती है, तो भारत की कार्यपालिका का जो स्टील फ्रेम कहा था, वो किन्होंने कहा था? तो वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने जो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो इन सिविल सर्वेंट को कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ये किनको कहा था? तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, तो उनको कहा था कि जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, वो कौन है? तो जो भारत के जो सिविल सर्वेंट है, वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है ना? अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, वो कौन से एग्जाम क्लियर करते हैं? तो उनकी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो होता है यूपीएससी बोर्ड। तो ये जो यूपीएससी होता है, तो इस यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी जो है, तो इसका जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। और ये जो यूपीएससी है, यूपीएससी जो है, तो ये भारत के कौन से संविधान के अंतर्गत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद नंबर 315। और भाग कौन सा है? भाग है 14वां। यानी भाग नंबर कौन सा है? तो भाग आता है 14वां। और अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है 315। जैसे देखिए आप लोग, ये थी बात यूपीएससी की, है ना? तो यूपीएससी से हम लोगों ने जो भी बात है
वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया ना। आगे देखिए आप लोग, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि प्रतिष्ठित संतोषबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए आप लोग, संतोषबा, जैसे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, संतोषबा मानवतावादी पुरस्कार, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं संतोषबा मानवतावादी पुरस्कार, तो ये किनको प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया जो सोनम वांगचुक है, तो इनको प्रदान किया गया। तो जैसे हम लोग बात करते हैं सोनम वांगचुक की, तो सोनम वांगचुक का नाम देखिए आप लोग, तो ये जो सोनम वांगचुक है, तो ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं लद्दाख से। अब आगे देखिए आप लोग, तो इन्होंने कौन सा काम किया, तो इन्होंने देखिए आप लोग, यानी लद्दाख की हम लोग बात करते हैं, तो लद्दाख में इन्होंने क्या किया, तो लद्दाख के अंदर इन्होंने क्या किया, जो ग्लेशियर होते हैं, तो जैसे ये ग्लेशियर वहां पर पिघलते हैं, यानी लद्दाख के अंदर क्या होता है कि बरसात जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी वहां पर क्या होती है, वर्षा कम होती है, लेकिन जो सर्दी है, सर्दी जो है ये बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना। तो इस वजह से होता क्या है कि सर्दी पड़ती है ज्यादा और बरसात होती है कम, तो वहां पर किसकी कमी है, वहां पर क्या है, पानी की कमी है ना। तो इन्होंने क्या किया, जो सोनम वांगचुक है, तो ये किसके अंदर आते हैं, देखिए आप लोग, जो सोनम वांगचुक है हमारे, तो जैसे आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर इन्होंने रोल किया था सोनम वांगचुक ने, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो कृत्रिम ग्लेशियर होते हैं, तो इन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया ताकि पानी की जो कमी है, तो इस पानी की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इनको दिया गया संतोषबा मानवतावादी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप साथी लॉन्च किया है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं साथी ऐप की, तो ये जो साथी ऐप है, तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है हमारे जो कृषि और किसान कृषि और कल्याण मंत्री है, तो इसको लॉन्च किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर।
तो जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह जी तोमर, तो इन्होंने क्या किया कि हाल ही के अंदर जो साथी ऐप है तो इसको लॉन्च किया। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए आप लोग, जैसे साथी ऐप है तो इसका उद्देश्य क्या है, तो S4 क्या होता है, S4 होता है हाँ सीड्स यानी बीज। तो इसका मतलब क्या है, तो इस ऐप का जो उद्देश्य है कि जो बीज होते हैं तो इस बीज की गुणवत्ता को बढ़ाना, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाना। और जो दूसरा उद्देश्य है वो क्या है कि जो उत्पादन है इस उत्पादन में वृद्धि करना। तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाना जो है वो इस ऐप का उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का वो क्या होगा, ये होगा नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है ना। तो शीर्ष पर कौन सा शहर है, तो देखिए आप लोग, सबसे धनी शहर, तो सबसे जो धनी शहर है कि जो सबसे धनी शहर है तो इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो इसके अंदर जो है अमेरिका का एक शहर है। तो अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क है यानी न्यूयॉर्क शहर जो है वो सबसे शीर्ष पर है। दूसरा स्थान देखते हैं हम लोग, दूसरा जो स्थान है वो है टोक्यो। और टोक्यो कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है टोक्यो जापान के अंदर। तीसरा यदि आप लोग बात करते हो, तो तीसरा यदि हम लोग देखते हैं तो यूरोप का एक देश है, जैसे हम लोग बात करते हैं टोक्यो के अलावा यूएई है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो वो इसका राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन है ना। यानी न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका का, वहां पर सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति रहते हैं। तो कितने रहते हैं वहां पर लेते हैं 3.4 लाख बिलियन, ठीक है ना। तो वहां पर कितने लोग रहते हैं, तो वहां पर रहते हैं 3.4 लाख बिलियन लोग जो है वो मिलेनियर की सूची के अंदर सबसे टॉप में है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसी सूची में कि इसी सूची में भारत के जो है वो कौन कौन से शहर आते हैं, तो इंडिया के कौन कौन से शहर आते हैं इसके अंदर, तो इंडिया के शहर आते हैं, एक तो आता है बम्बई। तो जो बम्बई है तो इस बॉम्बे की ये जो लिस्ट है तो इस लिस्ट के अंदर कौन सा क्रमांक है, तो बम्बई का स्थान है 21वां। दूसरा हम लोग बात करते हैं वो है दिल्ली, और दिल्ली की कौन सी रैंक है इसके अंदर, तो दिल्ली का जो क्रमांक है वो है 36वां, ठीक है ना। तो इसमें जो न्यूयॉर्क है ये होगा शीर्ष के ऊपर। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क स्थित है हडसन नदी के किनारे। तो हडसन नदी के किनारे कौन स्थित है, न्यूयॉर्क, और ये कहां पड़ता है, अमेरिका के अंदर। दूसरा यदि आप लोग देखते हो न्यूयॉर्क के बारे में
तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं नरेगा की, तो ये जो नरेगा अधिनियम है, तो इस नरेगा की फुल फॉर्म क्या है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं नरेगा की, तो नरेगा की जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये फुल फॉर्म किसकी होती है? तो ये फुल फॉर्म होती है नरेगा की। तो जो नरेगा है, इस नरेगा के तहत सबसे पहले अधिनियम कब आया था? तो देखिए आप लोग, तो इस नरेगा का मतलब सबसे पहले प्रस्ताव कब आया था? तो इसका सबसे पहले प्रस्ताव सन 1991 में आया था। और ये किसके सरकार में आया था? तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो ये जो है उस टाइम भारत के क्या थे? तो ये उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसी की नरेगा की, तो इस नरेगा को जो है, इस नरेगा का जो अधिनियम पारित हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका जो अधिनियम है वो आया था सन 2005 ईस्वी में। और ये जो है, ये कानून कब बना इसका? जैसे नरेगा जो है ये पारित कब हुआ? तो इसको पारित किया गया था 2 फरवरी 2006 के अंदर। और इसको जो है नरेगा जो नाम है, तो इस नरेगा से मनरेगा कैसे किया गया? तो इसको जो है मनरेगा, यानी इसके अंदर जो है महात्मा गांधी नाम जो है ये कब ऐड किया गया? तो ये किया गया सन 2009 ईस्वी के अंदर, है ना। यानी नरेगा से मनरेगा कब किया गया? 2009 में। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग नरेगा की बात करते हैं, तो ये जो नरेगा है, तो इस नरेगा के तहत कितने पैसे मिलते हैं? तो नरेगा की हम लोग बात करते हैं, तो पहली बात तो हम लोग ये करते हैं नरेगा के बारे में कि ये जो अधिनियम बना था ये किसकी सरकार में बना था, और उस टाइम भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है ये उस टाइम क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर एक करंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शहरी जो गारंटी अधिनियम है के तहत यह राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करने वाला कौन है? तो यह है राजस्थान।
तो इसके तहत कितने दिन का रोजगार मिलता है? तो इसके तहत मिलता है 100 दिन का रोजगार। तो 100 दिन का जो रोजगार मिलता है वो किसके अधिनियम के तहत मिलता है? तो वो मिलता है एम नरेगा के तहत, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओडिशा। यानी मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। तो एक बार करेक्शन कर लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर तो होगा राजस्थान होगा, ठीक है ना। यानी राजस्थान जो है वो इसके मामले में शीर्ष पर है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव आयोजित किया गया? तो ये जो थावे महोत्सव है ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बिहार के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बिहार होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के सीएम कौन है? तो वो है श्री नीतीश कुमार। और जो ये जो नीतीश कुमार है ये लगातार 8 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लगातार 8 बार, है ना। यानी लगातार 8 बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि हाल ही में मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मादक पदार्थों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ भारत के नई दिल्ली में। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है भारत के जो गृह मंत्री है श्री अमित शाह जी। तो अमित शाह ने जो है हाल ही के अंदर जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है और अध्यक्षता की है। जैसे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो उद्देश्य है इस सम्मेलन का वो क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है जो मादक पदार्थ है, इन मादक पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकना है। यानी जो अवैध तस्करी होती है मादक पदार्थों की, तो उनके ऊपर क्या करना है? उनके ऊपर रोक लगानी है। तो इसका ये उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही के अंदर क्या हुआ कि 31वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जो एक विश्व पुस्तक मेला था ये कौन से क्रमांक है? तो जो विश्व पुस्तक मेला है तो इसका कौन सा संस्करण है ये? तो इसका संस्करण है 31वां, ठीक है ना। और इसका जो आयोजन हुआ है
वो हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है ना। यानी दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पर इसका आयोजन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आज का। ये है हम आज का क्वेश्चन नंबर 10 कि वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है। तो देखिए आप लोग, सर्वाधिक निर्यात करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक निर्यात जो है वो कहां से होता है, तो ये होता है जामनगर। और जामनगर कहां पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, है ना। तो सर्वाधिक जो निर्यात होता है भारत के अंदर वो कहां से होता है, तो वो होता है जामनगर पोर्ट से। तो देखिए आप लोग, तो ये जो जामनगर है, तो इस जामनगर के अंदर कौन सी रिफाइनरी है, तो इसके अंदर जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी है। यानी जो रिलायंस की रिफाइनरी है तो वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है जामनगर के अंदर। तो इस जामनगर से सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो किसका होता है, तो वो होता है पेट्रोलियम का। दूसरा जो स्थान है वो है सूरत का। तो ये सूरत कहां पड़ता है, तो सूरत भी पड़ता है गुजरात के अंदर। तो इस सूरत से जो हमारे जो कीमती पत्थर है, तो इन कीमती पत्थरों का यहां से क्या होता है, निर्यात होता है। कहां से, सूरत से। तो फर्स्ट पर कौन है, जामनगर, और सेकंड पर कौन है, सूरत है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। जैसे देखिए आप लोग, जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि वित्त वर्ष 2023-22-23 में, वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक निर्यात जो है वो किसने कहा, मतलब भारत जो है, इस भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहां पर किया, सर्वाधिक निर्यात किस देश में किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा अमेरिका। यानी भारत जो है वो सर्वाधिक निर्यात तो किसको करता है, अमेरिका को करता है, और सर्वाधिक आयात चाइना को करता है। देखिए आप लोग, यानी भारत का सर्वाधिक जो निर्यात होता है तो वो किसको करता है, भारत, वो करता है अमेरिका को। और जो सर्वाधिक आयात होता है वो किससे करता है, तो वो करता है चीन से। यानी बाहर से जितना माल आता है तो उसको तो हम लोग बोलते हैं आयात, और भारत से बाहर जो भी माल जाता है तो उसको बोलते हैं निर्यात, ठीक है ना। तो सर्वाधिक निर्यात किससे होता है, अमेरिका से, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्यापार अधिशेष। यानी सर्वाधिक व्यापार अधिशेष जो है वो किससे होता है, तो वो होता है अमेरिका से। और सर्वाधिक व्यापार घाटा जो है वो किससे होता है, तो वो होता है हमारा चाइना से, है ना। और निर्यात कितना होता है टोटल, ये होता है 770 बिलियन डॉलर। यानी भारत से जो निर्यात होता है वो कितना होता है, तो भारत ने 2022-23 के अंदर जो निर्यात किया है वो कितना किया है, तो वो किया है 770 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस चैनल को आप लोग लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।